हेलो एवरीबडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर CAPF। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने फिलहाल एक नया कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है फास्टैग हिस्ट्री। तो उसमें हम अभी आगे का लेक्चर देखेंगे। लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर एकेडमी। ऑन 2018 देयर वर 120 सिलेक्शन फ्रॉम आवर एकेडमी इन CAPF सर्विसेज। This is photo of our mentor, Dr. Prashant Jagtap. He is ex-assistant commandant CSF. About him, he is a passionate teacher, professional soldier, and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA psychology by qualification and pursuing MA Security and Defense Laws from Nalsar University of Law. He is author of 3 best-selling books for CPF Assistant Commander preparation for McGraw Hill Publications. He joined CSF in 2014 after cracking UPSC CPF Assistant Commander 2012 with All India rank 80. He has served in CSF for 5 years as assistant commandant. He has previously worked as medical officer on class 1 rank with Government of Maharashtra and assistant lecturer in forensic medicines in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. This is little information about me. My name is Utkarsh Tamure. I have 2+ years of teaching experience in both offline and online coaching. I am preparing for civil service examinations with history as an optional subject. सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा हाउ द एजुकेशन इन इंडिया वॉज इवॉल्व ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाउ द इंडियन प्रेस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक कंपोनेंट था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उस टाइम पे इंडिया में, तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। सो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जेम्स ऑगस्टस हिकी इन 1780 स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, जिसको कहा जाता है बंगाल गैजेट और कलकत्ता जनरल एडवाइजर। दीज आर द 2 नेम ऑफ वन पेपर। इट वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। ये जो है ये 1799 में आने वाला एक्ट है ड्यूरिंग द लॉर्ड वेलेस्ली हु एनेक्टेड दिस एक्ट। देयर वॉज अ एंटिसिपेशन ऑफ फ्रेंच इन्वेजन इन ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ इंडिया। अब ये फेज़ में अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक बंदा था जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जनरल बना था फ्रेंच आर्मी का। तो उसने 1799 तक जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट का थोड़ा सा पार्ट, वो पूरा का पार्ट जीत लिया था एंड वहाँ तक फ्रेंच टेरिटरी एक्सपांड करनी थी। एंड देयर वॉज ऑल्सो फियर दैट टिपू सुल्तान ऑफ द मैसूर वो नेपोलियन के साथ कोलैबोरेट करके नेपोलियन को इंडिया में अटैक करने के लिए परस्यू करे। तो वो एंटीसिपेशन करके जो फ्रेंच इन्वेजन का था बाय द ब्रिटिशर्स, जो लॉर्ड वेलेस्ली था उस टाइम पे गवर्नर जनरल, तो उसने सेंसरशिप जो एक्ट था प्रेस एक्ट वो पास किया था यहाँ पे। दिस एक्ट स्टार्टेड वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, इवन प्रिंटिंग के भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाले गए थे। दिस एक्ट वॉज रिजर्व ड्यूरिंग रेन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग इन 1818 along with प्री सेंसरशिप वॉज डिस्पेंस्ड। यानी कि 1818 तक ये जो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट था ये कंटिन्यू रहा था। 18 के बाद इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया या फिर एबोलिश किया गया। देन लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट था, वो आया था 1823 में ड्यूरिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ड्यू टू हिज रिएक्शनरी व्यू अबाउट इंडिया एंड इंडियंस। ये बंदे ने ये लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट आया था। देन देयर वॉज द स्टार्टिंग और यूजिंग अ प्रेस विदाउट लाइसेंसिंग बिकेम अ पीनल ऑफेंस, यानी कि इसके लिए सज़ा भी हो सकती थी उसके टाइम पे। दिस प्रोविजन वाज मेनली अगेंस्ट द इंडियन लैंग्वेज, यानी कि वर्नेकुलर लैंग्वेज के अपोज में ये मेनली लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट वर्क करता था। द इंडियन नेटिव न्यूज़पेपर और इंडियन एडिटर, यानी कि इंडिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो उनके खिलाफ ये लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट मेनली वर्क करता था। ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शन मीरतुल अकबर द न्यूज़पेपर ऑफ राजा राम मोहन राय वॉज स्टॉप वर्किंग। ये न्यूज़पेपर जो है मीरतुल अकबर ये वर्किंग करना स्टॉप हुआ था ड्यू टू लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823। उसके बाद प्रेस एक्ट ऑफ 1835, इसी को कहा जाता है अल्टरनेटली मेटकाल्फ एक्ट। मेटकाल्फ वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1835 to 36। ही रिप्लेस्ड ऑर्डिनेंस एक्ट ऑफ 1823 बाय ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस से उसने ये एक्ट को रिप्लेस किया था। ओके, ड्यू टू ऑर्डिनेंस ही अर्नड अ एपिट और द टाइटल जिसको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। मेटकाल्फ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। न्यू एक्ट वॉज रिक्वायर्ड अ
printer or publisher give a precise account of premises of publication, यानी कि किस एरिया में न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग हो रही है वो प्रीमाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना इसमें कंपलसरी था. इट कैन बी सीज्ड फंक्शनिंग इफ नॉट अलाउड सिमिलर डिक्लेरेशन, यानी कि अगर ये जो डिक्लेरेशन था ऊपर वाला ये अगर नहीं दिया गया तो जो भी न्यूज़पेपर होगा वो सीज करेगा फंक्शनिंग, यानी कि उसकी फंक्शनिंग जो होगी वो बंद हो जाएगी यहाँ पे. देन लाइसेंसिंग एक्ट 1857, इम्पोजिशन ऑफ लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस एंड न्यूज़पेपर्स, उसके लिए वो लाइसेंस एक्ट था. इट वॉज एडिशन टू एग्जिस्टिंग मेडकल फैक्ट, यानी कि ये दोनों एट द सेम टाइम वर्क कर रहे थे. देन गवर्नमेंट रिजर्व राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ एनी बुक न्यूज़पेपर और प्रिंटेड मैटर, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा वहाँ पे वो डायरेक्टली जो राइट होगा पब्लिकेशन का सर्कुलेशन का उसको डायरेक्टली स्टॉप कर सकते हैं. ओके, उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये आता है 1867 में. दिस एक्ट रिप्लेस्ड मेडकल एक्ट ऑफ 1835. This act was introduced during the reign of Lord Minto. Then this act was regulatory and restrictive in nature. Earlier क्या था, only regulation था, यहाँ पे restriction भी आ गया, restrictive in nature. Then every book or newspaper was required to print the name of printers, printer का name, then publisher का name and the place of publication. ये तीनों चीज़ें इसमें declare करना important था, otherwise this will be the penal offense, यानी कि सज़ा भी हो सकती थी. Then the copy of the printed thing was to be submitted to local government within 1 month of publication of book. अगर कोई बुक पब्लिश होने वाला है तो पब्लिश होने के विदिन 1 मंथ में जो भी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट होगी उधर वो बुक की फ्री कॉपी एक सबमिट करनी पड़ेगी और वो कॉपी को पढ़ेंगे और वहाँ पे कोई अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना है कॉपी पे या फिर कोई मैटर गवर्नमेंट के खिलाफ है वहाँ पे लिखे वाला तो उसको हटाना है, वो सब सजेशंस वो दे सकते थे. देन सबसे इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट स्ट्रगल फॉर प्रेस. प्रेस इन अर्ली स्टेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज देयर वॉज राइज इन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, और प्रेस जो थी वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल था. एंड कंसोलिडेशन स्पेशली थ्रू अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस. देन अभी देखते हैं कौन से इंडियन न्यूज़पेपर थे और उसके एडिटर्स या फिर फाउंडर्स. द हिंदू एंड स्वदेश मित्र, इनके थे जी सुब्रमण्यम अय्यर. द बंगाली, उनके थे सूर्यनाथ बैनर्जी. वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी. देन अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष. देन इंडियन मिरर NN Sen. देन केसरी विच वॉज इन मराठी लैंग्वेज एंड मराठा विच वॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय बाळ गंगाधर टिळक. देन सुधारक, सुधारक वॉज बाय गोपाल कृष्ण गोखले एंड हिंदुस्तान एंड एडवोकेट बाय GP वर्मा. उसी के साथ द ट्रिब्यून and Akbar-e-Am. These were the two important newspaper of the Punjab region. Gujarati, Hindu Prakash, Dan Prakash Kal. These were the important newspaper of the Bombay Presidency. And Som Prakash, Bangasni and Sadarni. These were the important newspaper of the Bengal Presidency. तो 3 important places के ये 3 important अलग अलग कैटेगरी ऑफ द न्यूज़पेपर्स थे. सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है वर्निकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878. सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है ये. दिस वॉज वन ऑफ द ऑपरेसिंग पॉलिसी ऑफ द लॉर्ड लिटन, कंपाउंडेड बाय टेरिबल फैमाइन इन 1876 to 1877 एंड लेविश एक्सपेंडिचर ऑन इम्पेरियल दिल्ली दरबार, जहाँ पे जो ब्रिटिश क्वीन थी उस टाइम पे विक्टोरिया, उसका कोरोनेशन हुआ था. देन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू कॉल अपॉन द printer and publisher of any vernacular newspaper to enter into bond with government undertaking not to cause disaffection among the against the government or antipathy between person of different religion, race, caste etc. यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटर था उसके पास एक बॉन्ड करने की पावर दी गई थी कि वो जो भी पब्लिशर है न्यूज़पेपर का या फिर प्रिंटर है उसको बुला के वहाँ पे बॉन्ड कर सकता था कि जो भी चीज़ वो प्रिंट कर रहा है वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होगी या फिर रिलीजन, रेस, कास्ट वगैरह उन चीज़ों में इनमिटी या फिर दुश्मनी तैयार करने वाली चीज़ नहीं होगी. देन प्रिंटर एंड पब्लिशर आल्सो रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी विच could be fortified if the regulation were contravened and
प्रेस इक्विपमेंट कुड सीज इफ एनी ऑफेंस ऑकर्ड, यानी कि बॉन्ड साइन करने के बाद वो जो प्रिंटर और पब्लिशर होगा उसको एज ए डिपॉजिट कुछ पैसे रखने होंगे। अगर कुछ क्राइम हुआ तो वो डिपॉजिट जो होगा वो गवर्नमेंट ले लेगी, जब्त कर लेगी। एंड उसके बाद भी अगर कुछ बड़ा क्राइम होता है तो जो भी प्रेस के इक्विपमेंट्स रहेंगे उन इक्विपमेंट्स को गवर्नमेंट जो है वो कैप्चर कर लेगी या फिर सीज कर लेगी या फिर उससे छीन लेगी। ओके, देन एक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट was final and no further appeal. That's why this was the draconian act at that time. A vernacular newspaper could get exemption. Vernacular newspaper could get exemption from operation of the act by submitting proof to a government which was censored. Okay, यानी कि जो भी प्रिंटिंग वाला डॉक्यूमेंट होगा जो भी सेंसर्ड है, अगर उस डॉक्यूमेंट का कोई प्रूफ गवर्नमेंट के पास दिया जाएगा जो जिसमें कुछ डिसएफेक्शन नहीं होगा या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाई नहीं जाएगी, तो ऐसी चीज़ों को अगर गवर्नमेंट को सौंपा जाएगा तो ये वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के जो भी रेगुलेशंस है उससे वो छुटकारा पा सकते थे। दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड एज गैगिंग एक्ट। गैगिंग एक्ट कहा गया था इसको। ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शंस सोम प्रकाश, भारत मीर, डेक्का प्रकाश एंड समाचार स्टॉप्ड वर्किंग, बट अमृत बाजार पत्रिका एस्केप्ड फ्रॉम दीज रिस्ट्रिक्शंस। क्यों? क्योंकि अमृत बाजार पत्रिका अर्लियर जो था वो नेटिव लैंग्वेज में प्रिंट होता था और एक ही रात में इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे अमृत बाजार पत्रिका वॉज प्रिंटेड इन द इंग्लिश। और ये जो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट था ये मेनली वर्नेकुलर के लिए था और इंग्लिश जो थी वो यूरोपियन लैंग्वेज थी। देन सूर्यनारायण बैनर्जी फर्स्ट इंडियन नेशनलिस्ट टू बी इम्प्रिजन्ड अंडर दिस एक्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट नेशनलिस्ट जो थे वो सूर्यनारायण बैनर्जी, उनको इम्प्रिजन किया गया था। देन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908। दिस वॉज अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट नेशनल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि 1908 टू 1914, और इससे भी अगर पहले जाएंगे तो 1905। तो ये जो पूरा फेज़ है 1905 टू 1914, तो ये पूरा फेज़ एक्सट्रीमिस्ट फेज़ है। तो उस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए ये जो एक्ट था ये एक्ट लाया गया था। इट एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू कन्फिस्केट प्रेस प्रॉपर्टी विच पब्लिश ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल इंसाइटमेंट टू मर्डर। ओके, और उसको कहा गया एक्ट ऑफ वायलेंस। उसको जो भी प्रेस कहीं पे भी हो वो जिस चीज़ को यानी कि एक्ट ऑफ वायलेंस को सपोर्ट करेगा, उस सपोर्टिंग की वजह से वो जो न्यूज़पेपर वगैरह या फिर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी प्रेस कन्फिस्केट करने की पावर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी गई थी वहाँ पे। यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जो होगा वो प्रोवाइड करेगा और अल्टीमेटली जो लीड करेगा इस चीज़ के लिए। देन इंडियन प्रेस एक्ट। इंडियन प्रेस एक्ट 1910। Local government was empowered under this act to demand a security at registration from printer or publisher if it was offending newspaper। मतलब अगर कोई भी न्यूज़पेपर गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है या फिर ऑफेंड करता है तो लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि वो उस चीज़ की स्क्रूटिनी करे, स्पेशली उसके रजिस्ट्रेशन की, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता था अगर कोई न्यूज़पेपर ज़्यादा ऑफेंसिव था। ऑल्सो printer of newspaper was to submit 2 copies of each issue to local government, यानी कि जो भी प्रिंट होगा न्यूज़पेपर उसकी 2 कॉपीज लोकल गवर्नमेंट को सबमिट होनी चाहिए। ऑल्सो फ्री ऑफ चार्ज, जो भी कॉपी होगी वो फ्री ऑफ चार्ज होगी। एंड मे डी रजिस्टर प्रेस इफ क्राइम हैपन्स। अगर क्राइम हैपन होगा वहाँ पे या फिर कोई भी क्राइम होगा तो जो भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा न्यूज़पेपर का तो वो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कैंसिल भी हो सकता था। उसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट जिसका नाम है इंडियन प्रेस, जिसको कहा है इमरजेंसी पावर एक्ट, जो था 1931। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे सीडीएम चालू हुआ था और सीडीएम की वजह से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ा था, तो इस चीज़ को कम करने के लिए या फिर सप्रेस करने के लिए वहाँ पे ये एक्ट बना हुआ था। दिस गेव स्वीपिंग पावर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू सप्रेस द एनी ऑफेंडिंग न्यूज़पेपर। It was introduced to crush the propaganda and spread of CDM, जो अभी मैंने कहा था। Then the act was further amplified by the year
ऑफ 1932, यानी कि 1 साल बाद इस एक्ट का जो डायमेंशन थे वो डायमेंशंस को बढ़ाया गया था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल इम्प्लीमेंटेड प्री सेंसरशिप कंडीशन एंड मेड इट प्रेस इमरजेंसी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इन चीज़ों के अंडर प्रेस की जो फ्रीडम थी उनको करप्ट किया गया एंड इनको मिनिमाइज किया गया। कब? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। एट वन पॉइंट ऑल न्यूज़ related to Congress held as illegal and offensive. Illegal and offensive. Then प्रेस कमीशन, ओके, तो ये था इंडिपेंडेंस के बाद। प्रेस कमीशन अंडर जस्टिस राज्याध्यक्षा, ओके, तो राज्याध्यक्षा जो थे उनके अंडर प्रेस कमीशन थी अंडर 1954। तो उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे? उन्होंने कहा था देयर शुड बी ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल, देन फिक्सिंग प्रेस पेजेस शेड्यूल, ये भी फिक्स करो प्रेस में, यानी कि न्यूज़पेपर के कितने पेजेस होने चाहिए। देन बैनिंग क्रॉसवर्ड पजल कंपटीशन, ये कंपटीशन को बैन करो ऐसा कहा था। एंड इवॉल्विंग स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इसको भी एक कोड के अंडर डाल दो। सो दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट प्रेस कमीशंस रिकमेंडेशन विच वॉज अंडर जस्टिस राज्याध्यक्षा। इट वॉज इन 1954। तो अभी देखेंगे हम थोड़े से एक्स्ट्रा पार्ट जिसमें ड्रॉट एंड फमाइन्स इन इंडिया, उसके लिए कौन से कमीशंस थी। अभी वाई फ्रिक्वेंट ड्रॉट एंड फमाइन, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो थी प्रॉफिटिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश क्या करते थे? बाय एनी मीन्स उनको चाहिए था प्रॉफिट। उसकी वजह से क्या होता था, इंडिया में पॉवर्टी बढ़ गई थी। पॉवर्टी बढ़ने की वजह से क्या हुआ? इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ। इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से क्या हुआ? जो एग्रीकल्चर था इंडिया का उसमें राइज होने लगा, पर एग्रीकल्चर लैंड जो थी वो लैंड कम होने लगी। राइज तो हुआ पर लैंड कम हुई, उसकी वजह से क्या हुआ? स्कैरसिटी ऑफ द फूड की स्कैरसिटी हो गई, और उसकी वजह से अल्टीमेटली वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल ड्रॉट थे, सब नेचुरल ड्रॉट्स भी थे, पर वहाँ पे फॉमाइन्स भी राइज होने लगे, यानी कि उसमें लोगों की डेथ भी होने लगी। जब ड्रॉट में लोगों की डेथ होती है तो उसको फॉमाइन कहते हैं, ओके। उसके बाद 1860 सबसे पहला इंपॉर्टेंट कमीशन के स्मिथ के अंडर स्मिथ कमेटी। उस टाइम पे क्या हुआ था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पॉइंट्स, यानी कि पाकिस्तान के मुल्तान वाला वो वाला रीजन, दिल्ली एंड पंजाब, ये रीजन में सीवियर ड्रॉट हुआ था और उसकी वजह से डेथ भी हुई थी, यानी कि फॉमाइन भी हुआ था। तो उसको ओवर वॉच करने के लिए वगैरह ये स्मिथ कमेटी बनाई गई थी। देन 1866 टू 67 कैम्पबेल कमेटी, यहाँ पे भी सेम हुआ था, ओडिशा, कलकत्ता एंड मद्रास, यानी कि ईस्टर्न सेक्टर में। यहाँ पे इफ यू कैन सी दिस इज अ वेस्टर्न सेक्टर, ये ईस्टर्न सेक्टर में वहाँ पे फमाइन आया था और उसके लिए कैम्पबेल कमेटी बिठाई गई थी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जहाँ से एक्चुअल गवर्नमेंट ने कुछ वर्क करना चालू किया था वो था 1876 टू 1880 में जो फमाइन आया था, स्पेशली ड्यूरिंग लॉर्ड रिटन। उस टाइम पे कमेटी थी स्ट्रेची कमेटी। उस टाइम पे क्या था? मैसूर, बॉम्बे एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में वहाँ पे फमाइन आया था। गवर्नमेंट शुड हेल्प क्विकली एंड हेल्प ओनली टू सफरिंग पीपल, ऐसा एक कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था। बाकी लोगों को मदद ना करो, बट जो सफरिंग है उनको कंपलसरी मदद होनी चाहिए एंड क्विक हेल्प। देन देयर शुड बी सम टैक्स फ्री डेज ऑन डेली लाइफ ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑफ सब्सिडी भी प्रोवाइड करो कॉमन पीपल्स को, एंड जो पीपल्स हार्म हुए इसकी वजह से उनको डेली लाइफ जो होगी उनकी वो टैक्स फ्री कर दो, ऐसा स्ट्रेची कमेटी ने कहा था। एंड ड्यू टू दिस देयर वाज 1.5 करोड़ अलोकेटेड टू द इफेक्टेड और द अफेक्टेड एरिया, जो मैसूर, बॉम्बे एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस था। एक्चुअली स्ट्रेची कमेटी गेव टोटल 15 रिकमेंडेशन, उसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1897 उस टाइम पे आया था कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जेम्स लैली। इनके अंडर उस टाइम पे फेमाइन कमीशन बैठी थी। ही रिकमेंडेड द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज सो दैट जो रिकरिंग फमाइन्स है एंड ड्रॉट्स है वो वहाँ पे कम हो जाए, और इसी के साथ इन्होंने ऊपर के जो हमने देखे थे अभी रिकमेंडेशन उनको भी एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट दिया था। देन 1896 टू 97 वहाँ पे बैठी थी मैकडोनल्ड कमेटी। उसने क्या रिकमेंड किया था? हाँ, उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस में फमाइन आया था, तो उसने क्या रिकमेंड किया था? क्विक हेल्प एंड रेस्क्यू,
जो हमने देखा था स्ट्रेचिंग कमेटी के बारे में उस टाइम पे भी। देन सेकंड था इंक्रीज ट्रांसपोर्ट इफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन, ये सबसे रिवोल्यूशनरी चीज़ थी जो मैकडोनल्ड कमेटी ने बताई थी। देन रेवेन्यू रिटर्न, ये भी इनोवेटिव चीज़ थी। यहाँ पे हमने देखा कि टैक्स फ्री डेली ट्रांजेक्शन करो एंड सब्सिडी प्रोवाइड करो, ऐसा कहा गया था। पर एक्चुअल में अगर यहाँ पे देखा जाए तो लिटरली रेवेन्यू जो था वो टोटल वापस करो, ऐसा कहा गया था। उसी के साथ मैकडोनल्ड कमेटी ने कहा था गवर्नमेंट शुड गिव लोन, इंक्लूड ऑल द पुअर्स इन बेनिफिट्स एंड पीडब्ल्यूडी वर्क जो है वो वहाँ पे बढ़ाओ, बैंकिंग जो सिस्टम है उसको एक्सपांड करो, देन एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल करो एंड इंक्रीज रेलवे सो दैट देयर शुड बी अ efficient communication and transport. Okay, so these were the some recommendations done by McDonald committee. So this was quick. I hope आप सबको समझ में आया होगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।